हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम जुडिशरी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीआरपीसी के पेपर के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान ऐसे अपराधों जो कि न्याय प्रशासन एवं विधिपूर्ण प्राधिकारी की अवमानना से संबंधित है के संबंध में निजी व्यक्तियों द्वारा पेश किए जाने वाले विद्वेषपूर्ण व गैर जिम्मेदारन अभियोजन के विरुद्ध एक संरक्षण है। व्याख्या करें। धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 न्यायपालिका और विधिपूर्ण प्राधिकरण की प्रतिष्ठा और प्रभावशीलता की रक्षा के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। यह धारा उन अपराधों के लिए अभियोजन प्रारंभ करने पर प्रतिबंध लगाती है जो न्यायालय की अवमानना कृत्य जो कि न्यायालय के समक्ष किए जाते हैं या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की अवज्ञा से संबंधित होते हैं। धारा 195 1A सबसेक्शन 1 क्लॉज ए उन मामलों से संबंधित है जो कि सार्वजनिक सेवक द्वारा विधिपूर्ण आदेशों की अवहेलना करने से उत्पन्न होते हैं। सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी 1 और 2 क्रमशः न्यायालय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप और झूठे साक्ष्य देने के मामलों से संबंधित है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत प्रतिशोध या दुर्भावना से प्रेरित होकर निजी व्यक्तियों द्वारा न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग न किया जाए। तो सेक्शन 195 ए जो 1 क्लॉज है सब सेक्शन 1A में दिया है कि अगर आईपीसी के कोई से जो सेक्शन 172 से 188 जहाँ पर सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना से संबंधित अपराध दिए गए हैं, उससे संबंधित अगर कोई दंडनीय अपराध किया गया है या कोई उसका दुष्कर्म अबेटमेंट हुआ है या अपराध करने के प्रयत्न किया गया है या कोई ऐसे अपराध से संबंधित कोई आपराधिक षड्यंत्र किया गया है, तो कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगा जब किसी लोक सेवक के द्वारा या कोई ऐसा अन्य लोक सेवक जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है रिटर्न में कंप्लेंट होगी, तभी ये कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। इसका क्लॉज बी जो बोलता है उसमें ये दिया है कि आईपीसी के जो सेक्शन 193 से 196 है जिसमें मिथ्या साक्ष्य या कथन से संबंधित अपराध के बारे में दिया गया है, और 199 200 205 से 211 228 से संबंधित कोई दंडनीय अपराध किए गए हैं न्याय और वह जो अपराध जो है वो न्यायालय में की कार्यवाही के संबंध में किया गया हो, ना कार्यवाही में किया हो या उससे संबंधित संबंध में किया गया हो, या सेक्शन 463 जिसमें फौजरी से रिलेटेड है, या 471 475 476 से रिलेटेड अगर कोई न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई हो साक्ष्य जो है उससे संबंधित अपराध है, ठीक है, और उससे संबंधित कोई आपराधिक षड्यंत्र प्रयत्न या दुष्प्रेरण किया गया है ऐसे अपराध का, तो वहां पर कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगी जब उस कोर्ट के द्वारा या उस कोर्ट के द्वारा किसी मतलब जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा रिटर्न में कंप्लेंट की नहीं की जाती जब तक उस न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रिटर्न में कंप्लेंट करना होगा, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। तो यहाँ पर ये है कि जब किसी कोर्ट में अगर कोई उसकी कार्यवाही से संबंधित या कोर्ट में कुछ साक्ष्य पेश किए गए हैं, जब साक्ष्य दिए जा रहे हैं या किसी, तो वहाँ पर अगर कोई अपराध उससे संबंधित कोई अपराध किया जाता है ना, तो वहाँ पर ये उसकी कॉग्निजेंस लेने की कि किस प्रकार से कॉग्निजेंस लिया जाएगा उसके बारे में प्रोसीजर किया है। क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे अपराध किए गए हैं तो यहाँ पर लोक सेवक द्वारा या फिर लोक सेवक से संबंधित अगर कोई अपराध है तो लोक सेवक के कंप्लेंट होना चाहिए, और अगर कोर्ट के दौरान अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पर कोर्ट के माध्यम से रिटर्न कंप्लेंट की जानी चाहिए। से संबंधित केस है चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रताप नारायण सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 195 न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही से संबंधित मामलों में अभियोजन नहीं चला सकता है। सीताराम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 195 न्यायिक कार्यवाही
को अनावश्यक अभियोगों से बचाने के लिए एक प्रभावी उपाय है। धारा 195 के तहत अभियोजन चलाने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार धारा 195 सीआरपीसी का उद्देश्य न्यायालय और विधिपूर्ण प्राधिकरणों की गरिमा और कार्यक्षमता की रक्षा करना और इसे कानूनी प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता में बताए गए प्रतिबंध कब लागू नहीं होंगे? सुसंगत न्याय दृष्टांतों व उदाहरणों सहित व्याख्या करें। तो धारा 195 सीआरपीसी के अंदर कुछ मामलों में अभियोजन प्रारंभ करने से पहले न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है और व्यक्ति स्वतः अभियोजन चला सकता है। सबसे पहले जब अपराध का कोई हिस्सा न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया हो तो धारा 195 लागू नहीं होगी। यहाँ सबसे पहले यही बात है कि जो अपराध है न्यायालय के समक्ष होना चाहिए। ठीक है। आई के शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 195 केवल तभी लागू होगी जब अपराध न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हो। इसके अतिरिक्त जब कोई अपराध न्यायिक कार्यवाही के बाहर किया जाता है, जैसे कि किसी दस्तावेज में धोखाधड़ी से छेड़छाड़ करना, तब भी धारा 195 का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। तब कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो यूज होना चाहिए। सूरजमल वर्सेस राजस्थान राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि दस्तावेज न्यायालय में पेश होने से पहले ही फर्जी साबित हो जाता है तो धारा 195 का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके अलावा धारा 340 सीआरपीसी के तहत दिए गए आदेश के संदर्भ में यदि न्यायालय कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर देता है तो धारा 195 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मोहम्मद शफीक वर्सेस केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अन्य सक्षम न्यायालय कार्रवाई के लिए सहमत हो जाता है तो धारा 195 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस प्रकार धारा 195 के प्रावधानों के तहत न्यायालय की अनुमति आवश्यक होने के बावजूद कुछ विशेष परिस्थितियों में अभियोजन स्वतः ही प्रारंभ किया जा सकता है। गोपाल कृष्ण वर्सेस दिल्ली राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जहां अपराध और न्यायिक कार्रवाई के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता वहां धारा 195 लागू नहीं होगी। निष्कर्षतः धारा 195 सीआरपीसी में बताए गए प्रतिबंधों के बावजूद कुछ मामलों में अभियोजन स्वतः प्रारंभ किया जा सकता है और न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, क्या सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य किसी प्रकरण में दोष सिद्धि एवं दंडादेश उसी दिन पारित किया जा सकता है? सुसंगत विधिक प्रावधानों की सहायता से व्याख्या करें। सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य किसी मामले में दोष सिद्धि और दंडादेश का उसी दिन पारित किया जाना दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत तकनीकी रूप से संभव है। धारा 235 सबसेक्शन 2 दंड प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि जब आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो न्यायालय उसे सजा सुनाने से पहले दोषी को सुनेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी को सजा के लिए अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। हालांकि यदि आरोपी दोष सिद्धि के तुरंत बाद सजा पर बहस करने के लिए तैयार है तो न्यायालय उसी दिन सजा सुना सकता है। संतोष कुमार वर्सेस दिल्ली राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि धारा 235 सबसेक्शन 2 का अनुपालन करना अनिवार्य है, लेकिन दोष सिद्धि और दंडादेश के बीच कोई निश्चित समय अंतराल की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति इस पर निर्भर करती है कि क्या न्यायालय यह महसूस करता है कि दोषी को पर्याप्त रूप से सुना गया है और दोष सिद्धि और दंडादेश के बीच एक ही दिन का अंतर पर्याप्त है। धारा 309 सीआरपीसी के तहत न्यायालय को इस बात की अनुमति है कि वह मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जल्द से जल्द फैसला सुनाए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में यह निर्देश दिया कि गंभीर मामलों में सजा सुनाने से पहले उचित विचार विमर्श करना आवश्यक है। यदि दोष सिद्धि के तुरंत बाद सजा सुना दी जाती है तो यह न्यायिक अनुचितता का कारण बन सकता है, विशेषकर गंभीर मामलों में जहां मृत्युदंड जैसी सजा भी की संभावना हो। इसलिए सत्र न्यायालय में दोष सिद्धि और सजा उसी दिन पारित की जा सकती है, लेकिन गंभीर मामलों में न्यायिक अनुचितता से बचने के लिए विचारशीलता का पालन करना आवश्यक है। निष्कर्षतः जब एक ही दिन में दोष सिद्धि और सजा संभव है, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी को सजा के मुद्दे पर पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पीड़ित व्यक्ति द्वारा दंडादेश में वृद्धि करने हेतु पेश अपील पोषणीय है?
दिनांक 31 दिसंबर 2009 के पूर्व किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित के अपील करने के अधिकार की व्याख्या करें। सीआरपीसी के तहत पीड़ित व्यक्ति को दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील करने का अधिकार नहीं है। 31 दिसंबर 2009 के बाद पीड़ितों को अपील करने का अधिकार दिया गया है, जैसा कि विवेक कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। धारा 372 सीआरपीसी के अनुसार 31 दिसंबर 2009 से पहले के अपराधों के लिए पीड़ित को दंडादेश के खिलाफ अपील का अधिकार नहीं था। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पीड़ितों को न्याय प्रणाली में बेहतर प्रतिनिधित्व मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। सागर वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि पुराने मामलों के लिए पीड़ित के अपील के अधिकार की अनुपस्थिति को मान्यता दी जाती है। धारा जो 372 है 372, उसमें यह दिया गया है कि दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील संहिता के द्वारा मतलब सीआरपीसी के तहत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जो प्रोसीजर दी है उसके हिसाब से होगी, उसके अलावा नहीं की जा सकेगी। लेकिन इसका प्रोवाइजो देता है कि यह कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त करने या न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्ध करने या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध पीड़ित को अपील दाखिल करने का अधिकार होगा। यहाँ यही बोला है तीन केस में कि अगर अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया है या उसको न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित किया है, तो यहाँ पर अगर पीड़ित यहाँ पर अपील कर सकता है इस आदेश के खिलाफ। तथा ऐसी अपील ऐसे न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध सामान्यतः अपील दाखिल होती है। सागर वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि पुराने मामलों के लिए पीड़ित की अपील के अधिकार की अनुपस्थिति को मान्यता दी जाती है। 31 दिसंबर 2009 के बाद संशोधित सीआरपीसी ने पीड़ितों को अपील का अधिकार प्रदान किया, जिससे उनकी सजा के खिलाफ अपील करने की क्षमता को मान्यता मिली। निष्कर्षतः 31 दिसंबर 2009 के पूर्व के अपराधों के संबंध में पीड़ित को सजा वृद्धि के लिए अपील का अधिकार नहीं था, जबकि इसके बाद अपराधों के लिए अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निजी परिवाद का परिवादी पीड़ित के रूप में अपील दायर कर सकता है? Whether complainant of a private complaint can file appeal as victim, सुसंगत विधिक प्रावधानों से समझाइए। तो निजी परिवाद का परिवादी पीड़ित के रूप में अपील दायर कर सकता है यदि उसे अदालत द्वारा कोई निर्णय या आदेश प्रतिकूल लगता है। धारा 372 के अनुसार निजी परिवाद के कंप्लेनेंट को दंडादेश या फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा। धारा 372 जिसमें ये दिया गया है कि निर्णय आदेश के विरुद्ध सीआरपीसी के तहत या अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि के तहत जो विधि की प्रोसेस के अनुसार अपील की जा सकती है। और दूसरा इसमें प्रोवाइजो दिया है कि जो पीड़ित है वो अगर न्यायालय ने किसी अभियुक्त को दोष मुक्त किया है, न्यूनतम अपराध दिया है, दोष सिद्धि मतलब न्यूनतम अपराध के लिए दोष सिद्ध किया या पर्याप्त प्रतिकर दिया गया है, तो वहाँ पे पीड़ित अपील दाखिल कर सकता है। राहुल यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि निजी परिवार के कंप्लेनेंट को अपील का अधिकार होता है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों को न्याय पाने का पूरा अवसर मिले और वे न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होने पर अपील कर सके। सोनू शर्मा वर्सेस राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि निजी परिवार के कंप्लेनेंट को अपील का अधिकार तब तक है जब तक अपराध की गंभीरता का विचार किया जाए। पीड़ित का अपील का अधिकार उनके न्यायपूर्ण इलाज की गारंटी देता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय के फैसले को सही ढंग से पुनर्विचार किया जा सके। निष्कर्षतः निजी परिवार के कंप्लेनेंट से पीड़ित के रूप में अपील करने का अधिकार है और इस अधिकार का उद्देश्य न्याय के उचित निपटारे को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पीड़ित या वास्तविक परिवादी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को लोक अभियोजक के द्वारा बचाव साक्षी का प्रति परीक्षण कर लिए जाने के पश्चात उसी साक्षी के प्रति परीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है? पीड़ित या वास्तविक परिवाद द्वारा
नियुक्त अधिवक्ता को बचाव साक्षी के प्रतिपरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है यदि न्यायालय इसे उचित मानता है। सीआरपीसी की धारा 301 सबसेक्शन 2 के तहत पीड़ित के वकील को लोक अभियोजक की अनुमति से बचाव पक्ष के साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति होती है। सुभाष चंद्र वर्सेस राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि पीड़ित का वकील प्रतिपरीक्षण कर सकता है यदि उसे लोक अभियोजक की अनुमति मिलती है। धारा 301 सीआरपीसी का उद्देश्य है कि पीड़ित के कानूनी प्रतिनिधि को न्यायपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिले। प्रेमचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कोर्ट ने पुष्टि की कि अगर लोक अभियोजक अनुमति देता है तो पीड़ित का वकील प्रतिपरीक्षण कर सकता है, लेकिन इसके बिना नहीं। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित को अपने अधिकारों का पूरा प्रतिनिधित्व मिले और न्यायालय में उनके दृष्टिकोण को सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। निष्कर्षतः पीड़ित के अधिवक्ता को बचाव साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति लोक अभियोजक की मंजूरी के अधीन होती है, जिससे न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। तो धारा 301 क्या बोलता है? लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। तो किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में जिसमें वह मामला जांच, विचारण या अपील के अधीन है, किसी लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है। तो इस वाले जो सेक्शन 1 जो है उसमें ये दिया, किसके लिए दिया? लोक अभियोजक के लिए। और सहायक लोक अभियोजक को क्या बोला गया है कि वो न्यायालय में मामले की जांच, विचारण, अपील कर सकता है और उसे किसी लिखित प्राधिकार की जरूरत नहीं है ना। लेकिन किसी ऐसे मामले में, दूसरे में बोला है कि प्राइवेट व्यक्ति, यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी प्लीडर को अनुदेश देता है तो मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजन का संचालन करेगा और ऐसे अनुदिष्ट प्लीडर उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करेगा। न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्षी की समाप्ति पर लिखित रूप से तर्क पेश कर सके। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है और वो न्यायालय में किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से प्लीडर के रूप में करना चाहता है, तो यहाँ पर वो प्लीडर को मतलब भारसाधक लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक उसको की मंजूरी से वो उसे निर्देश दे सकते हैं कि वो यहाँ प्लीडिंग कर सकते हैं और न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क पेश कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अपीलीय न्यायालय आरोप को परिवर्तित कर सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? विधिक प्रावधानों को समझाइए और केस लॉ के साथ। तो आरोप में परिवर्तन धारा 216 में, सीआरपीसी की धारा 216 में दिया गया है ना। तो इसके बारे में, तो इसमें रिलेवेंट सेक्शन जो है, जो प्राइमरी सेक्शन रिलेवेंट टू द इश्यूज आर सेक्शन 216, 217 एंड 386 ऑफ द सीआरपीसी। तो सबसे पहले है धारा 216 दंड प्रक्रिया संहिता। इस धारा के तहत न्यायालय किसी भी समय आरोपों को परिवर्तित या जोड़ सकता है, बशर्ते निर्णय सुनाए जाने से पहले ऐसा किया जाए। यदि न्यायालय मानता है कि आरोप पर्याप्त रूप से प्रस्तुत साक्ष्यों को नहीं दर्शाते हैं या नए आरोपों की आवश्यकता हो तो इसे बदला जा सकता है। तो धारा 216 क्या बोलती है कि न्यायालय क्या है, निर्णय सुनाए जाने के पहले आरोप में परिवर्तन, मतलब एडिशन, अल्टर और एड दोनों परिवर्तन कर सकता है और फिर ऐसा परिवर्तन करने के बाद अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। यदि अगर आरोप का परिवर्तन से ऐसा होता है, न्यायालय को ऐसा लगता है कि अगर तुरंत अगर इस पर आगे कार्रवाई की जाए, विचारण किया जाए, तो अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने या अभियोजक के मामले में संचालन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं, मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो वो उसे मामूली आरोप, मतलब जो ये परिवर्धित आरोप जो हुआ था उसे आरोप का मूल आरोप मान लिया जाएगा। लेकिन अगर न्यायालय की राय में है कि ऐसे जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण विचारण को मतलब ट्रायल को तुरंत आगे चलाने से हो सकता है कि अभियुक्त या अभियोजक के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय या तो क्या करेगा, नए विचारण का आदेश दे देगा या फिर इतनी अवधि के लिए उसको स्थगित कर देगा जितने के लिए आवश्यक हो। अब धारा 217 बोलता है कि
दंड प्रक्रिया संहिता जब आरोप बदला जाता है तो न्यायालय अभियुक्त को इस बदलाव की सूचना देनी होती है ना। तो जो अगर चेंजेस हुए तो अभियुक्त के बारे में बताया जाएगा, और नए आरोप के लिए तैयारी का अवसर प्रदान करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को नए आरोपों के खिलाफ बचाव का उचित अवसर मिल सके। तो यहाँ पे आरोप को जब परिवर्तित किया जाता है तो जो साक्ष्यों की अगर अगर न्यायालय को लगता है कि इसमें साक्ष्यों की फिर से उनका परीक्षा की जानी चाहिए, तो न्यायालय अनुज्ञा दे सकता है उसकी परीक्षा की जाने के लिए। तो धारा 217 बोलता है, जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है, तब अभियोजक और अभियुक्त को किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाने की या पुनः समन करने की और उसमें परिवर्तन और परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार नहीं हो कि इससे जो है अभियोजन ये जो है ना विलंब जो ये विलंब करने के लिए या न्याय के उद्देश्य को विफल करने के प्रयोजन से उन्हें ऐसे साक्षी को पुनः बुलाना है, उसकी पुनः परीक्षा करना चाहता है। मतलब अगर न्यायालय को लगता है कि ये अभियोजक या अभियुक्त है ना तंग करने के लिए या विलंब करने के लिए इसके लिए पुनः बुला रहा है, तो फिर कोर्ट उसको परमिशन नहीं देगी और अन्य ऐसे साक्षी को जो न्यायालय आवश्यक समझे बुलाने के लिए अनुज्ञा दे सकता है। अब धारा 386 बोलता है कि यह धारा अपीलीय न्यायालय को सजा या दोष सिद्धि में परिवर्तन करने का अधिकार देती है, यदि अपीलीय न्यायालय मानता है कि निचली अदालत का निर्णय गलत आरोपों पर आधारित था, तो वह आरोपों को बदल सकता है। से संबंधित केस है राज्य वर्सेस के श्रीवास्तव के मामले में। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो और अभियुक्त को नए आरोपों के खिलाफ बचाव का अवसर दिया गया हो, तो अपीलीय न्यायालय आरोपों को बदल सकता है। नंदकिशोर वर्सेस हरियाणा राज्य के मामले में न्यायालय ने देखा कि अपीलीय न्यायालय द्वारा आरोपों में परिवर्तन तब अनुमेय है जब यह साबित किया जा सके कि परिवर्तन साक्ष्यों पर आधारित है और अभियुक्त को नुकसान नहीं पहुंचता। नेक्स्ट है कुसुम इग्नोट्स और अलॉयर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि अपीलीय न्यायालय पाता है कि आरोप साक्ष्यों के आधार पर अपर्याप्त या गलत थे, तो वह आरोपों को उस अपराध की वास्तविक प्रकृति को दर्शाने के लिए बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है? यदि अभियुक्त द्वारा उसके परीक्षण में उसके हित में एक संभाव्य विवरण प्रकट करता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता, यह धारा अभियुक्त को न्यायालय द्वारा परीक्षण के बाद परीक्षा का अधिकार देती है, जिससे अभियुक्त को उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर मिलता है जो साक्ष्यों में उनके खिलाफ दिखाई देते हैं। इसका उद्देश्य है कि इस परीक्षा के दौरान न्यायालय अभियुक्त से प्रश्न पूछता है और अभियुक्त को अपने बचाव में बयान देने की अनुमति देता है। इसे साक्ष्य नहीं माना जाता, बल्कि अभियुक्त की स्थिति स्पष्ट करने और आरोपों का जवाब देने का एक तरीका है। कोई शपथ आवश्यक नहीं। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षा के दौरान अभियुक्त को शपथ नहीं दिलाई जाती है। उनके बयान स्वयं की इच्छा पर होते हैं और अभियोजन द्वारा उनका प्रतिपरीक्षण नहीं किया जा सकता है। अब इफेक्ट ऑफ पॉसिबल वर्जन प्रेजेंटेड बाय द एक्यूज, निर्णय पे प्रभाव। तो यदि अभियुक्त इस परीक्षा के दौरान एक संभाव्य विवरण प्रस्तुत करता है तो यह न्यायालय की केस की धारणा को प्रभावित कर सकता है। एक संतोषजनक और तर्कसंगत विवरण न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्यों के महत्व को पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। साक्ष्यों का विकल्प नहीं। हालांकि एक संभाव्य विवरण प्रभावशाली हो सकता है, यह सुसंगत साक्ष्यों की आवश्यकता को नहीं बदलता। न्यायालय अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए परीक्षण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों पर ही निर्भर करेगा। धारा 313 का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो उस पर जो साक्ष्य दिखाए जा रहे हैं ना और उसके ऊपर जो आरोप लगा है, तो उन स्थितियों को, उन साक्ष्यों को और स्पष्ट करने के लिए, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए उसको एक मौका दिया जाता है। 313 में उसको एग्जामिनेशन होता है। तो उसमें पहला तो ये होता है कि कोर्ट जो चाहे वो वाले क्वेश्चन पूछ सकती है। फिर इसका सेकंड जो है क्लॉज, उसमें ये बोला जाता है कि जब अभियोजन के साक्ष्य की परीक्षा हो जाती है,
अभियोजन का साक्ष्य की पूरा हो जाता है, लेकिन जो अभियुक्त है उसकी जब वो प्रतिरक्षा स्टार्ट करने वाला होता है उसके पहले न्यायालय उससे मामले से संबंधित प्रश्न पूछेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है, इसमें जब क्वेश्चन पे जाता है तो इस पे अगर वो झूठ भी बोल रहा है, गलत साक्ष्य भी दे रहा है या उत्तर देने से इनकार कर रहा है तो इस पे किसी भी प्रकार का अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है और यहाँ पर अभियुक्त से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है। समाज पर सजा पर प्रभाव, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण सजा के चरण को भी प्रभावित कर सकता है यदि न्यायालय अभियुक्त की निर्दोषिता या दोष की शिथिलता से प्रभावित होता है। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त की परीक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है और अभियुक्त के स्पष्टीकरण को न्यायालय द्वारा सावधानी पूर्वक विचारित किया जाना चाहिए। रतनलाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के केस में न्यायालय ने देखा कि अभियुक्त द्वारा की गई संभावित स्पष्टीकरण को ध्यान में रखना चाहिए और यह केस के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। हरी सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य न्यायालय ने कहा कि हालांकि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त के बयान साक्ष्य नहीं होते, लेकिन वे केस के संदर्भ को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार सेक्शन 313 जो बोलता है कि एक एक्यूज को एक राइट देता है कि वो उन परिस्थितियों को जो उसके अगेंस्ट है उसको एक्सप्लेन कर सके। इस एक्सप्लेनेशन को देखिए, ये जो कथन किए जाते हैं अभियुक्त के द्वारा तो ये साक्ष्य नहीं होते हैं, परंतु ये केस को और समझने के लिए, उसके न्यायालय को और मामले को अच्छे से समझने के लिए ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों को समझाइए। क्या निम्न आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकता है? तो धारा 397 और धारा 401 में न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 397 और धारा 401 न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति उसे निम्न न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा और सुधार की अनुमति देता है। धारा 397 के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी भी प्रक्रिया के अभिलेख को बुलाकर उसकी जांच कर सकता है। ऐसे जो निचले न्यायालय द्वारा जो भी निष्कर्ष दंडादेश आदेश दिया गया है तो उसकी पर्याप्तता औचित्यता की जांच करने के लिए वो मंगा सकते हैं। धारा 401 आवश्यक आदेश देने के लिए प्राधिकृत करती है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का स्वभाव, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार कानून या प्रक्रिया की गलतियों को सुधारने के लिए है और अपील के रूप में कार्य नहीं करता है। पुनरीक्षण न्यायालय साक्ष्यों की पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि निचली अदालत का निर्णय कानूनी रूप से सही है। धारा 156 सबसेक्शन 3 दंड प्रक्रिया संहिता में इस धारा में मजिस्ट्रेट को शिकायत की जांच के लिए पुलिस को निर्देशित करने की अनुमति देती है। इस धारा के तहत आदेश अस्थायी होते हैं और अंतिम नहीं होते हैं। ये उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन आमतौर पर पुनरीक्षण के लिए नहीं होती जब तक कि स्पष्ट रूप से विवेकाधिकार का दुरुपयोग न किया गया हो। धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता दस्तावेजों की प्रस्तुति से संबंधित है। इस धारा के तहत आदेश पुनरीक्षण योग्य होते हैं यदि वे पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं या न्याय में गड़बड़ी करते हैं। धारा 311 साक्ष्यों को समन करने की शक्ति से संबंधित है। ऐसे आदेश पुनरीक्षित किए जा सकते हैं यदि वे गंभीर प्रक्रिया की अनियमितताओं या प्रक्रियाओं के दुरुपयोग का परिणाम हो। धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता अभियुक्त को कुछ समय के लिए पुलिस हिरासत की अनुमति देती है। इस धारा के तहत आदेश आमतौर पर पुनरीक्षण के लिए नहीं होते हैं जब तक कि कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन या विवेकाधिकार का दुरुपयोग न हो। धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता, यह धारा न्यायालय को आरोप तय करने की अनुमति देता है। आरोप तय करने के आदेश पुनरीक्षण योग्य होते हैं यदि यह स्पष्ट हो कि न्यायालय ने साक्ष्यों का समर्थन न होने वाले अपराध के लिए आरोप तय किए हैं या कानून की गलत व्याख्या की है। अब के वर्मा वर्सेस भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग साक्ष्यों की पुनर्मूल्यांकन के लिए नहीं बल्कि कानून और प्रक्रिया की अनियमितताओं को सुधारने के लिए किया जाता है।
मतलब साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो अनियमितता हुई है प्रक्रिया में उसको सुधारने के लिए। DK बासु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य में न्यायालय ने जोर दिया कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार कानून की गलतियों को सुधारने के लिए होना चाहिए और अपीलीय कार्य नहीं करना चाहिए। राजस्थान राज्य वर्सेस रामचंद्र में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुनरीक्षण न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निचली अदालत का निर्णय कानून की सीमाओं के भीतर और विवेकाधिकार का दुरुपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्राइवेट परिवाद के आधार पर मजिस्ट्रेट धारा 193 भारतीय दंड संहिता के अपराध का संज्ञान ले सकता है? धारा 193 झूठे साक्ष्य देने के अपराध से संबंधित है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष झूठे साक्ष्य देता है जिससे गलत तरीके से दोष सिद्धि या बरीकरण हो सकता है, दंडित किया जाएगा। मजिस्ट्रेट को धारा 193 आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारिता होती है यदि कोई निजी परिवाद यह आरोप लगाता है कि अभियुक्त ने न्यायिक प्रक्रिया में झूठे साक्ष्य दिए हैं। मजिस्ट्रेट शिकायत की जांच करेंगे और यह तय करेंगे कि मामला प्रारंभिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया में के तहत शिकायतकर्ता के बयान की रिकॉर्डिंग शामिल है। यदि बयान में प्रारंभिक मामला प्रकट होता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त के खिलाफ समन या वारंट जारी कर सकता है। महाराष्ट्र राज्य वर्सेस दत्तात्रेय एम कुंभार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि झूठे साक्ष्य के आरोप वाले निजी परिवाद की धारा 193 आईपीसी के तहत प्रामाणिकता होती है और मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। जेके इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में न्यायालय ने पुष्टि की कि मजिस्ट्रेट धारा 153 आईपीसी के तहत निजी परिवाद को स्वीकार कर सकते हैं यदि इसमें झूठे साक्ष्य देने का प्रारंभिक मामला प्रस्तुत किया गया है। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मजिस्ट्रेट धारा 193 आईपीसी के तहत अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं यदि निजी शिकायत कानूनी आवश्यकता के अनुरूप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whether a person who is declared an absconder or proclaimed offender in terms of section 82 of criminal procedure code can be granted relief of anticipatory bail? क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के अंतर्गत फरार अथवा उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जा सकता है? सकारण स्पष्ट कीजिए। तो धारा 82 में दंड प्रक्रिया संहिता, इस धारा में ऐसे व्यक्ति की उद्घोषणा का प्रावधान है जो भाग गया हो या न्यायालय के सम्मन के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहा है। इसे न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी करने की अनुमति मिलती है जिसमें व्यक्ति को आने और आरोप का सामना करने के लिए कहा जाता है। अग्रिम जमानत तो फरार व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों ने लगातार यह निर्णय दिया कि धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषित या फरार व्यक्ति को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जा सकती है। इसका कारण यह है कि अग्रिम जमानत उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है जो आरोप लगाए जाने की संभावना में गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति फरार घोषित कर दिया जाता है तो उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी होती है। डीके बासु वर्सेस पश्चिम बंगाल के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उदय सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य के मामले में न्यायालय ने दोहराया कि अग्रिम जमानत उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जो फरार है या धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषित अपराधी है, क्योंकि अग्रिम जमानत की प्रकृति ऐसे मामलों को शामिल नहीं करती है। कारण अग्रिम जमानत का उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि जिन लोगों को गिरफ्तारी की संभावना होती है उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। लेकिन जब कोई व्यक्ति फरार घोषित हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि वह कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है, जिससे ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत प्रस्तुत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कई अपराधों में अर्थदंड अदा न करने पर एक से अधिक व्यतिक्रम के कारावास आपस में साथ साथ भुगताए जा सकते हैं? मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर अर्थदंड फाइन लगाया गया है ना किसी ऑफेंस में, तो यहाँ पर यह है कि अगर फाइन दिया गया है किसी ऑफेंस में और एक से अधिक व्यतिक्रम के कारावास आपस में, मतलब
ऐसा है कि एक के बाद जैसे जो सेंटेंस दिया जाता है, एक के बाद ऐसे दिया जाना है, तो यहाँ पे ये कि आपस में साथ साथ भुगताए जा सकते हैं क्या? तो धारा 65 दंड प्रक्रिया संहिता, यदि कोई व्यक्ति जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो न्यायालय उसे गैर अनुपालन की अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है। यह कारावास जुर्माने के भुगतान को लागू करने के लिए होता है, लेकिन कारावास की अवधि अपराध के लिए निर्धारित अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। सामान्यतः भारतीय कानून के तहत जुर्माना न अदा करने के लिए कारावास की सजा एक के बाद एक दी जाती है, एक साथ समानांतर रूप से नहीं। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को कई अपराधों के लिए दंडित किया गया है और प्रत्येक के लिए जुर्माना लगाया गया है, तो वह सामान्यतः जुर्माने के लिए कारावास की सजाएं एक के बाद एक भुगतेंगे, न कि एक साथ। हरियाणा राज्य वर्सेस रतन सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जुर्माना न अदा करने के लिए दी गई सजाएं एक के बाद एक भुगतनी चाहिए। अदालत ने जोर दिया कि जब जुर्माना न अदा करने के लिए कारावास की सजाएं प्रत्येक अपराध के लिए लागू की जा सकती है, ये सजाएं समानांतर नहीं चलनी चाहिए। विपिन शांति लाल वर्सेस गुजरात राज्य के मामले में यह सिद्धांत मजबूत किया गया कि कई जुर्माने के लिए कारावास की सजाएं एक के बाद एक चलनी चाहिए, न कि समानांतर रूप से। अदालत ने यह भी महत्वपूर्ण बताया कि जुर्माना का भुगतान सुनिश्चित करना और गैर अनुपालन की सजाएं निवारक का कार्य करती है। गैर अनुपालन की सजाओं का उद्देश्य जुर्माना के भुगतान को लागू करना है। समानांतर सजाएं इस उद्देश्य को कमजोर कर सकती है क्योंकि इससे निवारक प्रभाव नहीं मिलेगा। सजाओं का एक के बाद एक देना सुनिश्चित करता है कि न्यायालय के आदेशों का पालन हो और जुर्माना अंततः लागू हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन विक्टिम एंड देयर राइट्स टू फाइल अपील, वेदर विक्टिम कैन फाइल अपील और अपील फॉर इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, हु कैन प्रिफर अपील अगेंस्ट इनएडुकेट सेंटेंस। पीड़ित और उसके अपील प्रस्तुत करने के अधिकार को परिभाषित करें। क्या पीड़ित दंडादेश में वृद्धि के लिए अपील प्रस्तुत कर सकता है? अपर्याप्त दंडादेश के विरुद्ध अपील कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो धारा 2WA में विक्टिम की डेफिनेशन दी गई है। तो पीड़ित वह व्यक्ति है जिसके साथ मतलब जिसने अपराध घटित होने के कारण हानि, चोट या नुकसान का अनुभव किया है। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्होंने अपराध से सीधे तौर पर पीड़ा उठाई है, उनके कानूनी प्रतिनिधि, संरक्षक वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। वे पीड़ित के अधिकार, पीड़ितों को दोष मुक्ति या अपर्याप्त सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार होता है। यह अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पीड़ित न्याय प्राप्त कर सके यदि सजा या परीक्षण का परिणाम असंतोषजनक हो तो। धारा 372 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पीड़ित को सजा में वृद्धि के लिए अपील करने का अधिकार होता है। यह प्रावधान पीड़ित को उन सजाओं को चुनौती देने की अनुमति देता है जिन्हें वे अपर्याप्त या संतोषजनक मानते हैं। अपर्याप्त सजा के खिलाफ अपील कौन कर सकता है? तो धारा 372 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पीड़ित अपर्याप्त सजा के खिलाफ अपील कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि न्याय उचित रूप से प्रदान किया जाए और सजा अपराध के अनुरूप हो। जगमोहन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि पीड़ितों के पास सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार होता है यदि वे इसे अपर्याप्त मानते हैं। इस मामले में ने स्थापित किया कि पीड़ित सजा की गंभीरता के अनुसार यदि न्याय नहीं मिलता है तो वे पुनरावलोकन की मांग कर सकते हैं। राज्य वर्सेस मध्य प्रदेश वी रतन सिंह के मामले में पीड़ितों के अधिकारों की चर्चा की कि वे सजा की पर्याप्तता को चुनौती दे सकते हैं और यदि उन्हें लगता है कि सजा अपराध के अनुरूप नहीं है तो वे अपील कर सकते हैं। Whether immovable property can be seized by police officer under section 102 of CRPC, क्या पुलिस अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 102 के अंतर्गत अचल संपत्ति का अभिकरण किया जा सकता है? धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 पुलिस अधिकारी को उन संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देती है जो अपराध के घटित होने से संबंधित मानी जाती है। यह संपत्ति चल संपत्ति या अचल संपत्ति हो सकती है, लेकिन इस धारा के तहत अचल संपत्ति के अभिकरण का उपयोग न्यायिक व्याख्या के अधीन रहा है। न्यायालय ने सामान्यतः यह माना है कि धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता से मुख्य रूप से चल संपत्ति के अभिकरण से संबंधित है।
इस धारा के तहत अचल संपत्ति का अभिकरण सामान्यतः अनुमेय नहीं होता है, क्योंकि इसमें अधिक औपचारिक प्रक्रियाएं शामिल होती है, जैसे कि तलाशी वारंट या अदालत का आदेश प्राप्त करना। एस के कपूर वर्सेस पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता अपराध से संबंधित संपत्तियों की जब्ती की अनुमति देती है, यह मुख्य रूप से चल संपत्ति के लिए है। चल संपत्ति के लिए अतिरिक्त कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। एस खेरा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य इस मामले ने जोर दिया कि धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस की शक्ति अचल संपत्ति की जब्ती तक नहीं पहुंचती है बिना उचित न्यायिक स्वीकृति के। अचल संपत्ति की जब्ती के लिए अदालत का आदेश या तलाशी वारंट प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, अचल संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया। अचल संपत्ति की जब्ती के लिए कानून प्रवर्तन को आमतौर पर अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करना या कानून द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। अचल संपत्ति की जब्ती के लिए सामान्यतः चल संपत्ति की तुलना में अधिक कठोर प्रक्रियात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी 5 अनियमितताएं इरेगुलरिटीज लिखिए जो कार्रवाई को दूषित करती है। तो जो है धारा 160 जो ये बताता है कि इरेगुलरिटीज जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती, और धारा 461 जो कार्रवाई को दूषित करती है, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है लेक ऑफ जुरिडिक्शन। तो यदि कोई न्यायालय मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य करता है तो कार्रवाई अमान्य मानी जाती है। अधिकारिता से संबंधित त्रुटियां ऐसी होती है जैसे कि उस न्यायालय द्वारा मामले का विचार जो न्यायालय के क्षेत्रीय विषयगत या वित्तीय अधिकारिता से बाहर है। के वर्मा वर्सेस भारत संघ के मामले में यह स्पष्ट किया कि अधिकारिता के बिना किए गए कार्यवाही अमान्य और शून्य होती है। वायलेशन ऑफ फेयर ट्रायल राइट्स। अभियुक्त के मौलिक अधिकारों जैसे कि उचित सुनवाई का अधिकार का उल्लंघन, जिसमें प्रक्रियाओं की असंगतता या कानूनी प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति शामिल है, कार्रवाई को दूषित कर देती है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय दिया है कि उचित सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन कार्रवाई की वैधता को प्रभावित करता है। इम्प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन। यदि साक्ष्य कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके एकत्र किया जाता है, जैसे कि बिना वारंट या अवैध तरीकों से, तो यह पूरी कार्रवाई को दूषित कर देता है। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस कृष्णा मास्टर के मामले में यह जोर दिया गया कि अवैध तरीकों से प्राप्त साक्ष्य कार्रवाई को अमान्य बना देता है। फेलियर टू फॉलो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। तो यदि वैधानिक या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जाता है, जैसे कि साक्ष्य का उचित रिकॉर्डिंग या अभियुक्त को सुनने का मौका देना, तो यह कार्रवाई की वैधता को प्रभावित करता है। आर वर्सेस एस के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करने से कार्रवाई अमान्य हो जाती है। बायस और प्रेजुडाइज। यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट पक्षपात या पूर्वाग्रह दिखाता है, जैसे कि मामले में व्यक्तिगत रुचि रखना, तो यह सुनवाई की निष्पक्षता को कमजोर करता है और कार्रवाई को दूषित करता है। पी वर्सेस एम नायडू। पीवीएम नायडू वर्सेस भारत संघ के मामले में यह स्पष्ट किया कि न्यायाधीश के पक्षपात या पूर्वाग्रह से कार्यवाही अमान्य हो जाती है। तो जो सेक्शन 461 में जो दिया है, जिसमें दिया गया है कि मजिस्ट्रेट अगर कोई विधि द्वारा कोई उसे जो शक्ति दी है वो उसका फॉलो नहीं करता है और कार्यवाही करता है, ऐसे मजिस्ट्रेट जिसे सशक्त नहीं किया गया है और वो अगर कार्रवाई करता है तो ऐसी कार्रवाई शून्य होगी। तो पहला है संपत्ति को अगर धारा 83 के अधीन कुर्क करना या उसका विक्रय करना। दूसरा, किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कि किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी वारंट जारी करना। तीसरा, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करना। चौथा, सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना। पांचवा, सदाचारी बने रहने के लिए विधि पूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना। नेक्स्ट है परिशांति कायम रखने के बंध पत्र को रद्द करना। नेक्स्ट, भरण पोषण के लिए आदेश देना। स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश देना। लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का धारा 143 के अधीन प्रतिषेध करना। नेक्स्ट है चैप्टर 10 के भाग सी एंड डी के अधीन आदेश देना। किसी अपराध की धारा 190 की उपधारा 1
के खंड सी के अधीन संज्ञान करना, जिसमें दिया है किसी व्यक्ति की इत्तिला या स्वयं की जानकारी पर संज्ञान लेना है। नेक्स्ट, किसी अपराधी का विचारण करना, किसी अपराधी का संक्षिप्ततः विचारण करना, किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्यवाही पर धारा 325 के अधीन दंडादेश पारित करना। नेक्स्ट, अपील का विनिश्चय करना, कार्यवाही को धारा 397 के अधीन मंगाना, धारा 446 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना। तो ये सब केस में कार्यवाही दूषित होती है। और 460 में जो बोला है कि जिसमें कार्यवाही दूषित नहीं होती है, तो जिसमें है धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। नेक्स्ट, किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना। फिर है धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना। नेक्स्ट, अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के उस व्यक्ति को जिसने इसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए धारा 187 के अधीन आदेशिका जारी करना। फिर किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड क या खंड ख के अधीन संज्ञान करना। नेक्स्ट, किसी मामले को धारा 192 के उपधारा 2 के अधीन हवाले करना। फिर धारा 306 के अधीन क्षमादान करना। फिर धारा 410 के अधीन मामले को वापस मंगाना और उसका स्वयं विचारण करना। फिर है धारा 458 या 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अभियोग पत्र एक सार्वजनिक दस्तावेज है? क्या अभियुक्त को अभियोग पत्र की प्रति प्राप्त करने का अधिकार अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत सभी दस्तावेज तक विस्तारित है? सुसंगत विधिक प्रावधान बताइए। तो चार्जशीट एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, अभियोग पत्र जो कि पुलिस द्वारा जांच पूर्ण होने के बाद तैयार किया गया एक औपचारिक दस्तावेज है। सामान्यतः सार्वजनिक दस्तावेज नहीं माना जाता है कि यह सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होता है। हालांकि यह अभियुक्त और उनके कानूनी प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध होता है क्योंकि यह बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार अभियोग पत्र अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। मामला एसके सिन्हा वर्सेस हरियाणा राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोग पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन इसे अभियुक्त को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चार्जशीट मतलब पुलिस रिपोर्ट इस केस में। फिर नेक्स्ट है, अभियुक्त को अभियोग पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को देखने का अधिकार है। यह अधिकार उचित सुनवाई की सुनिश्चितता के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे अभियुक्त को एक उचित बचाव तैयार करने की अनुमति मिलती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत अभियुक्त को अभियोग पत्र की प्रति और इसमें उल्लेखित सभी अन्य दस्तावेज प्रदान किए जाने चाहिए। एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त के अधिकार पर जोर दिया कि उन्हें उन दस्तावेजों की आपूर्ति की जानी चाहिए जो बचाव की तैयारी के लिए आवश्यक है। के वर्मा वर्सेस भारत संघ में न्यायालय ने फिर से कहा कि उचित सुनवाई का अधिकार अभियोग पत्र दस्तावेजों तक पहुंचने के अधिकार को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पुलिस भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 ए के अंतर्गत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कर सकती है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 195 ए उन धमकियों से संबंधित है जो किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने या किसी कानूनी प्रक्रिया में सच्ची गवाही देने से रोकने के लिए दी जाती है। यह धारा विशेष रूप से गवाहों या किसी भी व्यक्ति को धमकाने की स्थिति को संबोधित करती है जो कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। धारा 195 ए आईपीसी में झूठी गवाही देने के लिए, धमकाने या गवाही देने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाने की सजा का प्रावधान है। यह एक विशेष अपराध है जो कानूनी प्रक्रियाओं की सत्यता की रक्षा करने के लिए लक्षित है। कानूनी स्थिति के अनुसार धारा 195 आईपीसी के अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पुलिस को ऐसी धमकियों की जांच करने का अधिकार है क्योंकि ये कानूनी प्रक्रियाओं की सत्यता और न्याय के उचित प्रशासन से संबंधित होते हैं। एसके गुप्ता वर्सेस दिल्ली राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 195 आईपीसी के अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इस मामले ने कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित धमकियों की जांच के लिए एफआईआर को लागूता की पुष्टि की है। मोहनलाल वर्सेस राजस्थान राज्य के मामले में न्यायालय ने गवाही को प्रभावित करने के लिए धमकियों के लिए एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि की। यह पुष्टि करते हुए कि ऐसे अपराधों को दांडिक जांच के दायरे में रखा गया है।
जितेंद्र सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि धारा 195 आईपीसी के तहत धमकियां गंभीर होती है और गवाहों और कानूनी प्रक्रिया की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर की पंजीकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए आरोप जोड़ने के बाद निर्णय के चरण में न्यायालय किस परिस्थितियों में निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़ सकता है? तो यदि विचारण के दौरान नया आरोप जोड़ा जाता है तो न्यायालय निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़ सकता है यदि नया आरोप पहले प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित हो और आगे के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं हो। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त को नए आरोप के खिलाफ बचाव का अवसर दिया जाए। धारा 216 में बोला है कि निर्णय किए जाने से पहले न्यायालय किसी भी आरोप में अल्टर या एडिशन कर सकता है और अगर जब आरोपों पर अगर न्यायालय को लगता है कि अगर इस पे विचारण किया जाना चाहिए और इस विचारण किए जाने से अभियुक्त या अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो आरोप को मतलब उस पर विचारण कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर उनके पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अभियुक्त या अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो न्यायालय मामले को नए विचारण के लिए निर्देश दे सकती है या फिर मामले को इतने दिन तक के लिए स्थगित कर सकती है जितना आवश्यक हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अनुसार न्यायालय किसी भी चरण में आरोपों में परिवर्तन या जोड़ने की शक्ति रखता है। यदि नया आरोप जोड़ा जाता है तो न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विचारण की निष्पक्षता बनी रहे। रमेश वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़ सकता है भले ही विचारण के दौरान नए आरोप जोड़े जाएं, बशर्ते नए आरोप मूल मामले से जुड़े हों और अभियुक्त को बचाव का अवसर दिया गया हो। कलीराम वर्सेस हिमाचल प्रदेश के मामले में न्यायालय ने देखा कि यदि नए आरोप जोड़ने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रभावित नहीं होते और विचारण निष्पक्ष रूप से चलाया गया है तो न्यायालय निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़ सकता है। महाराष्ट्र राज्य वर्सेस के.जे. दीक्षित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अतिरिक्त आरोप पेश किए जा सकते हैं यदि वे मूल आरोप से संबंधित है और नए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है या विचारण को विलंबित नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के मामले में आपराधिक मामलों की श्रेणियां या प्रकार क्या है? इस निर्णय का जमानत मामलों पर क्या प्रभाव पड़ा है? सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। गंभीर अपराध कैटेगरी ए, ऐसे अपराध जिनकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास होती है जैसे हत्या या बलात्कार। गंभीर अपराध की कैटेगरी 2 जो ऐसे अपराध जिनकी सजा 7 साल से अधिक होती है लेकिन जीवन कारावास नहीं होती जैसे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी या मादक पदार्थों की तस्करी। थर्ड कैटेगरी जो है जमानती और मामूली अपराध, ऐसे अपराध जिनकी सजा 7 साल से कम या जुर्माने होती है जहां अभियुक्त को आमतौर पर जमानत दी जाती है। तो निर्णय का जमानत मामलों पर प्रभाव, तो गंभीर और गंभीर अपराध जो है जमानत को समझदारी से दिया जाना चाहिए अपराध की गंभीरता और संभावित भागने के खतरे को ध्यान में रखते हुए। जमानती अपराध में न्यायालय की विवेकाधीनता अधिक लचीली होती है और जमानत सामान्यतः दी जाती है जब तक कि विशेष कारण जमानत के इनकार को सही ठहराते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों का वर्गीकरण जमानत पर निर्णय लेने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अधिक गंभीर मामलों को उचित समीक्षा प्राप्त हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रकार के मामलों में वर्गीकृत किया। श्रेणी ए में ऐसे मामले आते हैं जो 7 साल तक की सजा हो सकती है, वहां पर गिरफ्तारी से बचना चाहिए और अभियुक्त को गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत मिलनी चाहिए। श्रेणी बी जो होती है जिन मामलों में 7 साल से अधिक की सजा हो सकती है लेकिन अपराध की गंभीरता कम होती है, वहां जमानत पर विचार करते समय अपराध की प्रकृति, अभियुक्त का व्यवहार और अन्य प्रासंगिक कारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
श्रेणी जो कैटेगरी 3C है उसमें आर्थिक अपराध जैसे धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग आदि मामलों में जमानत पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और जो डी है, गंभीर अपराध जैसे आतंकवाद, देशद्रोह, यौन अपराध आदि मामलों में अधिक कठोर मापदंड अपनाए जाने चाहिए और जमानत पर निर्णय लेते समय अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य का हवाला देते हुए भी कहा है कि गिरफ्तारी केवल तभी की जानी चाहिए जब यह आवश्यक हो। मामूली अपराधों के मामलों में अभियुक्त को तुरंत जमानत मिलनी चाहिए और उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए उचित कारण प्रस्तुत करें, अनावश्यक गिरफ्तारी से बचे। और यहाँ पर आदेश दिया कोर्ट ने जांच एजेंसी एवं उनके अधिकारियों को संहिता की धारा 41 और 41A के आदेश और अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य के मामले को में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देश भी दिए गए। फिर कल्याण चंद सरकार बनाम राजेश रंजन न्यायालय ने जमानत पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता और अभियुक्त के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। बाबू सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले ने यह दर्शाया कि जमानत देने या न देने का निर्णय लेते समय अपराध की गंभीरता एक महत्वपूर्ण कारक होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।